स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुर्खियों से आगे। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और हर बार की तरह मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी राहुल अवस्थी और मनोज शर्मा। आज की सुर्खियां कंफ्यूजन और कंफ्यूजन के समाधान के आसपास घूमी हैं और इसी टर्म पर मैं आज की चर्चा शुरू करूंगा कि आप भी इसमें वो दूसरा हिस्सा खोजने की कोशिश कीजिए जो छिपा हुआ है, या तो वो कंफ्यूजन वाला है या कंफ्यूजन को दूर करने वाला है। बड़ा इंटरेस्टिंग बयान था राहुल और मनोज अरविंद केजरीवाल का। कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं जेल जाऊंगा या नहीं जाऊंगा आपके हाथ में है। अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, अगर आपने इनका यानी कांग्रेस का बटन दबाया तो जेल नहीं जाना पड़ेगा। क्या आप इसमें कुछ स्ट्राइकिंग पॉइंट रीड कर रहे हैं? वक्त देखिए, वक्त वही याद कीजिए, जंतर मंतर। वही वक्त था एक जब अरविंद केजरीवाल उसी कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करते हुए, लड़ते हुए, दुनिया का सबसे भ्रष्ट पार्टी बताते हुए सत्ता में आए। जब उन्होंने फिर पॉलिटिकल एंट्री ली और फिर वो सत्ता में आए, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बाद में फिर उन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई और आज वही कांग्रेस के लिए वो प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजनीति जो दिन ना दिखाए जो दिखाए, देखिए आप, बड़ा मेरे लिए काफ़ी अजीब था कि उस वक्त पे आप समय में अपने आप को पीछे ले जाइए और उस आंदोलन के समय ले जाइए जब भूख हड़ताल चल रही थी और तब उस वक्त सोचिए कभी ये व्यक्ति ऐसा हो सकता है क्या कि कांग्रेस के समर्थन से या कभी मुख्यमंत्री बनेगा या फिर कभी ये कांग्रेस के लिए प्रचार करता हुआ दिखाई देगा। कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था, लेकिन आज वो होता हुआ दिखाई दिया। अच्छा, ये कहने के पीछे का कारण क्या है? अब शायद ये जो भाषा है ये इस वजह से भी बोली जा रही है, 1 तारीख को या 2 तारीख को अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनको सरेंडर करना ही है। हाँ, 1 तारीख को उनको सरेंडर करना है, 2 तारीख को, और उनको फिर जेल वापस जुडिशियल कस्टडी में जाना ही पड़ेगा। उसके बाद में फिर वो रेगुलर बेल्स अप्लाई होंगी, अगर बेल मिलती है तो वाली बात है, और उसके बाद में फिर वो पूरा प्रोसीजर चलेगा, ट्रायल उनको फेस करना पड़ेगा। लेकिन वो चाहते हैं कि अगर उनको ऐसा लगता है या फिर अगर ये ऐसा है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड कोई कदम है, तो वो चाहते हैं कि सरकार बदले और फिर वो जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड कदम है वो दूसरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो जाए। और उनका ये कहना अपने आप में खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये सब देखने का काम अब ईडी ने कहना चाहिए अपनी जांच कर ली है या कर रही है, उसको अब अपने आप को सही या गलत प्रूफ करना है कोर्ट के अंदर। लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि मैं जेल जाऊंगा या जेल के अंदर रहूंगा या नहीं रहूंगा, ये केंद्र सरकार पर डिपेंड करेगा, तो उनका ये कहना अपने आप में डरावना इसलिए हो जाता है कहीं केंद्र सरकार अगर कोई सत्ता परिवर्तन होता है तो उनका कोई इंटरफेरेंस जुडिशरी में तो नहीं रहेगा। क्या कहना चाहते हैं वो, उनका कहने का अर्थ क्या है, ये समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। या फिर वो जांच इस तरीके से होगी कि फिर उनको क्लीन चिट मिल जाएगी ईडी की जांच में अगर सत्ता परिवर्तन होता है, तो तब भी डराने वाली बात है कि क्या जैसे कि कुछ वो चेहरे जो कांग्रेस में थे जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और बाद में उन्हें क्लीन चिट मिली है उस कड़ी में। लेकिन ये तो गंभीर पहलू है ही, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन वो पहलू अभी आपने नहीं कैच किया है। मैं एक बार मनोज की भी ट्राई कर लूँ। मनोज, आप भी ध्यान से सुनिएगा। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल ने कहा है मैं जेल जाऊंगा या नहीं जाऊंगा आपके हाथ में है। अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, अगर आपने इनका बटन दबाया तो जेल नहीं जाना पड़ेगा। सर, ये भावनाओं का खेल है और राजनीति में लोग भावनाओं के साथ खेलते हैं। यहाँ भी एक तरह से भावनाओं के साथ, आम जन की भावनाओं के साथ खेलने का काम है, क्योंकि मुझे वो समय भी याद है जो वर्ष 2013 का या 12 का जो आंदोलन था, उसमें अन्ना हजारे मौजूद थे और ये खुद भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। और तब कांग्रेस पार्टी की जो समर्थित पार्टियां थीं, जो मंत्री थे, कन्नी मोजी हो, ए राजा हो, उन पर आरोप लगे थे और उनको हटाने की मांग को लेकर पूरा आंदोलन चला था। और उस समय भाजपा कहीं ना कहीं अन्ना हजारे को और जो केजरीवाल है इनको सपोर्ट करती हुई नजर आ रही थी। हालात तब भी वही थे, हालात अब भी वही है। तब भी अरविंद केजरीवाल भावनाओं के साथ खेले थे, आज भी अरविंद केजरीवाल भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। बस कह रहे हैं, पहले जिसको गालियां दे रहे थे अब उसको प्यार कर रहे हैं। और कह सकते हैं पूरी तरह से आम आदमी जो वोटर है, आम जो मतदाता है, उसको इस तरह से भाषणों में उलझाकर जो मतदान है वो कांग्रेस की ओर कराने का खेल है। और पूरा जो मामला है ये जिस तरह से कांग्रेस हो या अन्य कोई पार्टी हो, जैसे आरोप लगाती आई है कि भारतीय जनता पार्टी सरकारी जो एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रही है, एक तरह से ये मैसेज वोटर तक पहुंचाने का अरविंद केजरीवाल ने किया है। अब मैं बताता हूं कि मैंने क्या रीड किया है।
अगर ईवीएम में आप कमल का बटन दबाओगे तो कमल को वोट जाएगा और कांग्रेस का बटन दबाओगे तो कांग्रेस को वोट जाएगा। ये तो विपक्ष का स्टैंड ही नहीं है। विपक्ष का स्टैंड है आप बटन कोई भी दबाओ, वोट बीजेपी को जाएगा। मुझे लगता है कि ये उन परिस्थितियों की बात कर रहे हैं जब ईवीएम इनके हिसाब से सही काम कर रही हो, है ना। आपने ये भी चीज़ देखी है, कई चुनाव हुए जहाँ जब जब एक दल विशेष हारा है तब तब ईवीएम के ऊपर सवाल उठे, और जब जब वो दल विशेष जीता है तब तब ईवीएम बिल्कुल ठीक ठाक काम करती हुई दिखाई दी। और ये अक्सर चुनाव के नतीजे आते आते 11 बजे तक सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि इस बार ईवीएम खराब है, पिछली बार ठीक थी। तो ये सेलेक्टिव बातें होती रहती है, लेकिन इस बार शायद वो उस कहते हैं ना गैस या कोई भी चीज़ दो कंडीशंस में काम करती है, एक रियल और एक आइडियल। तो जो आइडियल कंडीशन है वो उसकी बात कर रहे हैं उनके हिसाब से कि जब जब ऐसा होगा, अगर सारी ईवीएम सही काम कर रही होंगी तो बटन दबाने की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, आप समझे मेरी बात। मतलब या तो विपक्ष ने खुद ही कंफ्यूजन दूर कर दिया है या कंफ्यूजन का मार्जिन छोड़ा है। चुटकुला है, सुनाना चाहता हूँ। मतपेटी और ईवीएम दोनों आपस में बात कर रही हैं, तो मतपेटी ईवीएम से कहती है कि बहन तेरे साथ तो केवल छेड़छाड़ होती है, मुझे तो लूटा जाता था। नहीं, हाँ सही है, सही है। बूथ कैप्चरिंग वो भी एक दिन हुआ करते थे जब ये बोला जाता था कि भाई कुछ 4 C's हैं जो इलेक्शन से नहीं जा पाते, कास्ट, क्रिमिनल, कैश और क्राइम। ये उस दौर की बात थी जब मतपेटियां हुआ करती थी। बहरहाल एक और गजब का कन्फ्यूजन, अब आप इसे कुछ भी नाम दे दें, जबान का फिसलना कह दें, याददाश्त का चूक जाना कह दें, या सही बात का याद नहीं रहना कह दें। सचिन पायलट एक इंटरव्यू में ये बोलते नजर आए कि बाड़मेर में चुनाव तो ट्रायंगुलर था भी, गलत नहीं कह रहे हैं वो, लेकिन उन्होंने आगे कहा लेकिन उम्मीदाराम जी वो भी गठबंधन में हमने सीट दी है, वो हमारी पार्टी के नहीं है, लेकिन हम सब ने जी जान से प्रचार उनके लिए किया है और वो बहुत अच्छे बहुमत से जीत कर आएंगे। मतलब कांग्रेस ने गठबंधन के लिए 3 सीटें नहीं छोड़ी, 4 सीटें। फिर उम्मीदवार ने किया क्या? अब या तो सचिन पायलट कंफ्यूज थे या अब हम कंफ्यूज हो रहे हैं, या फिर सचिन पायलट काफ़ी कुछ क्लियर करना चाहते थे कि इसके हाइंडसाइड कुछ हो सकता है। कुछ हो सकता है कि क्या पता कोई दूसरी सीट मांगी गई हो, कोई सीट मांगने की बात हुई हो, हरीश चौधरी को सेटिस्फाई करने के लिए उम्मीदवार को किस तरह से इनकलकेट किया गया। पार्टी वो चुनाव लड़े थे आरएलपी से और फिर वो कांग्रेस में आए, कांग्रेस ने कुल मिलाकर के उनके आने के बाद भी उनको अपनाया नहीं, ये चीज़ समझ में आ गई। उम्मीदवार राम का सिंबल पंजा था, वो बोतल नहीं थी। पर कांग्रेस के आम आदमी ने उनको अपनाया नहीं, ठीक वैसे ही जैसे कांग्रेस के गठबंधन को डूंगरपुर बांसवाड़ा में कांग्रेसी ने अपनाया नहीं। उनका ये कहना, या तो वो उस पूर्वाग्रह से ग्रसित थे कि मूल कांग्रेसी, जैसे कहते हैं ना कई मूल ओबीसी, वैसे मूल कांग्रेसी नहीं है। एक ज़माने में कांग्रेस में रहे होंगे, पर अब जो थे वो आरएलपी के थे और चुनाव से ठीक पहले उनका दल बदल हुआ था और पाला बदला था। तो शायद वो उसी चीज़ को बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो हमारे तो थे नहीं, लेकिन फिर भी हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके जोर लगा करके उनके लिए जो जो काम किया जाना था वो सारा का सारा काम किया। ये कहते हुए कि जिनको उनके समर्थन में प्रचार करने के लिए नागौर से आना चाहिए था वो नहीं आए, हम गए, हमने प्रचार किया, हमने काम किया, हमारा नहीं होते हुए भी। ये कैसे कह सकते हैं कि वो गठबंधन में हमने सीट दे दी, वो हमारी पार्टी के नहीं है? मतलब वो तो सीट हम कांग्रेस की मान के चले ना। बिल्कुल कांग्रेस की सीट है और उम्मीदवार राम ने कांग्रेस ज्वाइन की है। ज्वाइन करने के बाद उनको टिकट दिया है और टिकट देने के बाद वो चुनाव लड़े हैं। तो हो सकता है सचिन पायलट इसमें उनको अब आरएलपी का ही मान रहे हों, एक तरह से नहीं मान पाए हों कि वो कांग्रेस ही हैं। और जहाँ तक कार्यकर्ताओं की बात है, ये चुनाव कई ऐसे द्वंद से गुजर चुके हैं। हाँ बिल्कुल। और जहाँ तक जिस तरह से जब गठबंधन में सीटें जाती हैं, मैंने कई चुनाव ऐसे देखे हैं, आपने देखा होगा पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो आरएलपी का गठबंधन था भाजपा से, तब एक सीट का नागौर में, और अब कांग्रेस से है। बात दोनों ही थी। तब आरएलपी के जो प्रमुख हैं हनुमान बेनीवाल, तब भी ये कहना था कि भाजपा ही साथ नहीं दे रहा, अभी भी ये कहा था कि भी कांग्रेस पूरी तरह से साथ नहीं दे पा रही है। तो ये मैंने कई इलेक्शन में देखा है, जब जब गठबंधन में सीट जाती है तो सत्ता पार्टी कोई सी भी हो, सत्ता नहीं, पार्टी कोई सी भी हो, चाहे भाजपा या कांग्रेस, जो मूल कार्यकर्ता है वो शायद उस गठबंधन से नहीं जुड़ पाता, नहीं सहमत हो पाता। और जो वरिष्ठ जो पदाधिकारी होते हैं जिला लेवल पर या ब्लॉक लेवल पर लेकिन राहुल जब दूर की कौड़ी सोच रहे हैं
तो क्या इतनी दूर की कौड़ी सोचा जाए कि अब कांग्रेस इस दिशा में काम कर रही है कि हो सके तो हनुमान बेनीवाल को परमानेंटली पाले में लाया जाए? ऐसा हो नहीं सकता। हनुमान बेनीवाल कांग्रेस की कोशिश की बात कर। कांग्रेस अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर कर सकती है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, कांग्रेस जाट वोट बैंक को लेकर के बहुत कहना चाहिए प्रिसाइज रहती है, और कई सारे कांग्रेस में जाट लीडर्स हैं जो अपने आप को हनुमान बेनीवाल की एंट्री के बाद में इनसिक्योर महसूस करेंगे, और वो इनसिक्योरिटी जाने वाली नहीं है, है ना। और वो कोई भी बहुत आसानी से हनुमान बेनीवाल की एंट्री कांग्रेस में करा दे। हाँ, बीजेपी में वो विकल्प खुला रहता है, अगर हनुमान बेनीवाल जाकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ में, क्योंकि अब वो दौर नहीं है जहाँ उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से हुआ करती थी, तो वो दरवाज़ा खुला हुआ रहा है, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने उस दरवाजे पे नॉक इस बार उस तरीके से नहीं किया, और ना ही उस दरवाजे से कोई रिस्पॉन्स उनके लिए कुछ आया था। तो हनुमान बेनीवाल कांग्रेस में जा पाए, ये मुझे थोड़ा सा टफ लगता है। हालांकि अगर अरविंद केजरीवाल हाथ के लिए वोट मांगते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो फिर हनुमान बेनीवाल किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, क्योंकि फिर अगर राजनीति इतनी अनिश्चित है तो कुछ भी होना संभव है मेरे हिसाब से। लेकिन हाँ, मैं ये चीज़ कहूँगा, हो सकता है, ये बेनिफिट ऑफ डाउट सचिन पायलट को देना चाहिए कि सचिन पायलट की हो सकता है फ्लिप ऑफ द टंग रही हो और थोड़ी सी चीज़ वो शायद भूल भी गए हो। इस चीज़ का भी डाउट मुझे होता है, हाँ, कि बिल्कुल क्लिक ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया है जिसमें कुछ इफ एंड बट की गुंजाइश नहीं है। वो वही, लेकिन कई बार ये भी होता है ना कि सियासत में, जैसा पहले गहलोत ने और फिर बाद में पायलट ने कहा था कि कुछ चीज़ें दिखाने की होती हैं और कुछ चीज़ें छिपाने की, तो उसके बाद सचिन पायलट के बयान को सीरियस तो लिया जाना चाहिए, भले मिस्टेक के तौर पर लिया जाए या उसमें छिपे मैसेज के तौर पर लिया जाए। मैसेज क्या हो सकता है उसको डिकोड करने की कोशिश यहाँ हम तीनों ने की है। इस कन्फ्यूजन से एक और कन्फ्यूजन की ओर बढ़ते हैं। कपिल सिब्बल कांग्रेस के लीडर हैं, स्वाति मालीवाल का केस अब किसी से छिपा तो है नहीं, उन्होंने स्वाति मालीवाल के केस को एएपी का अंदरूनी मामला बता दिया। अब इमेजिन कीजिए, आप वकील हैं, छोटे मोटे वकील नहीं है, अगर किसी ऑफिस में किसी महिला के साथ अभद्रता हो, पिटाई का आरोप लगे, तो वो किसी पार्टी का अंदरूनी मामला तो अव्वल हो नहीं सकता। दूसरा ये कि फिर आपने उसमें कर्नाटक इशू को भी आप लेकर आए, आपने कहा कि प्रज्वल का सोचिए, उसे जेडीएस का मामला बीजेपी कह रही है और उस पर बीजेपी चुप है। प्राइवेट इंटरव्यूज में तो एक दो रिएक्शंस दे दिए, लेकिन पब्लिकली कुछ नहीं कहा, जबकि उस इशू पर अमित शाह और बड़े बड़े लीडर्स क्लियर कट जवाब दे चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या लगता है आपको कि कपिल सिब्बल का ये बयान, वो भी कांग्रेस की पीसी में, कांग्रेस के लिए बैठ पाएगा, कांग्रेस के पक्ष में बैठ पाएगा? लगता तो नहीं है कांग्रेस के पक्ष में बैठ पाए, क्योंकि जिस तरह से घटनाक्रम पूरा सामने आया था, और बतौर एडवोकेट, बतौर अधिवक्ता कपिल सिब्बल के इस बयान से सहमत नहीं हूँ। जब उनके पास केस आया है, घटनाक्रम के वीडियो भी कई सामने आए हैं, तो वीडियोस को लेकर अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन हाँ चल रहा है। हाँ, मतलब उसकी वीडियो की पुष्टि नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है। तो मैं इस बयान से सहमत नहीं हूँ। और गजब की स्थिति तो ये थी कि जब अखिलेश यादव बैठे थे, उनके साथ अरविंद केजरीवाल बैठे थे, और मीडिया ने जब ये सवाल पूछा तो अखिलेश यादव बीजेपी की बात करने लगे, अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी साध ली, वो तो भला हो बाजू में बैठे उनके दोस्त का, उन्होंने आगे बढ़कर इस सवाल को टैकल किया, और उसके बाद फिर ये पीसी जो ये दिखाना चाहते थे साथ में, वो आगे बढ़ पाई। लेकिन इसके बावजूद भी ये कहीं नहीं जाता कि ये स्वाति मालीवाल का मामला, एएपी का अंदरूनी मामला, ये कहीं से भी ठीक बयान मैं नहीं मानता। परिस्थितियाँ देखिए, ये अंदरूनी मामला तब होता है जब किसी सीट को लेकर के कोई आपत्ति होती है, और वो किसी एक बैठक के अंदर दो नेताओं के बीच में, जैसा अक्सर होता, आर्ग्यूमेंट हो गया होता। यहाँ एक महिला के द्वारा पीसीआर को फ़ोन किया गया, ये बताते हुए कि साहब मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई है जिससे मुझे पीटा गया, मुझे मारा पीटा गया है। उनके जो पूर्व पति हैं, उनका ये कहना कि इनकी जान खतरे में है, ये खतरनाक स्थिति इनके लिए बनी हुई है। ये अंदरूनी मामला कैसे रह गया? ये एक रजिस्टर्ड केस है, और अगर ये केस रजिस्टर होता और फिर अभी जैसे कि इसकी छानबीन चल रही है और पुलिस के पास अगर कंप्लेंट आई है, तो पुलिस उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना शुरू करेगी, जो इस वक्त किया हुआ है। कई घरों में जाकर के उन्होंने बात करने की कोशिश की है। मेरा ये मानना है कि इस बार, क्योंकि मिलॉर्ड तो जनता है अभी, और जनता के सामने वो केस चल रहा है, आप समझ लीजिए चुनावों का, ये दलील देकर के कपिल सिब्बल ने सेल्फ गोल किया है। और एक वकील होने के नाते अब मुझे लगता है लोग उनसे सलाह लेने में थोड़ा सा डरेंगे, हिचकिचाएंगे कि कहीं इनकी वकालत, और अगर ऐसी दलीलें रही तो कोर्ट में साहब हमारा केस निपट सकता है। ये तो कुछ वैसा है कि अगर उत्पीड़न के मामले में आप उनसे सुझाव लेने जाएं, वो कहते हैं तो परिवार का अंदरूनी मामला है। बहरहाल एक और एक बहुत प्यारी सी कन्फ्यूजन आई है, लेकिन वो कन्फ्यूजन दूर होने के लिए आई है। ममता बनर्जी का ये बयान आया है कि मैं, अगर INDIA गठबंधन सत्ता में आता है, तो हम बाहर से उसको हर तरह का समर्थन देंगे,
क्योंकि हम बंगाल में शांति चाहते हैं, लेकिन ये समर्थन बंगाल कांग्रेस के लिए नहीं होगा, गठबंधन की सरकार के लिए रहेगा। मतलब दिल्ली में बैर नहीं, बंगाल में खैर नहीं। इस फॉर्मूले पर ममता बनर्जी आगे बढ़ेंगी। उन्होंने एग्जैक्टली सॉल्यूशन बना दिया। इसमें उन्होंने अपने लेवल पर बंगाल को लेकर तो कंफ्यूजन दूर कर दी, और INDIA सत्ता में आती है कि नहीं, वो कंफ्यूजन तो अभी भी बना हुआ है। देखो, मैं जो समझ पाता हूँ, कन्फ्यूजन कभी प्यारी नहीं होती। कन्फ्यूजन हमेशा कन्फ्यूजन रहती है। और उन्होंने जिस तरह से कहा है ममता, आपने कभी एक तरफा प्यार किया है? किया है? कैसे कह सकते हो आप कन्फ्यूजन प्यारी नहीं होती? तो जिस तरह से बयान आया है ममता बनर्जी का, साफ तौर पे ये लग रहा है कि वो INDIA को समर्थन तो करेंगे, लेकिन शायद सत्ता में शामिल ना हो। जो मैं समझ बाहर से समर्थन देना वही मतलब है। वही मतलब होता है। तो बाहर से समर्थन दे रही हैं, लेकिन सत्ता में शामिल नहीं रहेंगी। तो कन्फ्यूजन है, प्यारी है। चलिए, तुरंत स्टांस बदला, अगला राजनीतिज्ञ। चलो, कंफ्यूजन प्यारा नहीं होता से कंफ्यूजन प्यारा हो गया, ये अच्छी बात है। ममता बनर्जी बड़ी समझदार पॉलिटिशियन है और वो पॉलिटिक्स करना जानती हैं, वो खेला करना जानती हैं। अगर वो बंगाल के अंदर कांग्रेस को थोड़ा सा ही पनपने का मौका देती हैं तो उनको पता है कि वो उनकी जगह ले लेंगे और वहाँ उनकी वो 3 पत्तियाँ कब 2 की और 1 की हो जाए, वो इस बात का कोई भरोसा नहीं। तो वो कांग्रेस को बिल्कुल स्पेस नहीं देना चाहती, क्योंकि अब बंगाल के अंदर, लेकिन बंगाल के बाहर ये तो अच्छा गप गप गंदा गंदा थूथू है कि जैसे ही आप बंगाल से बाहर जाएंगे वहाँ ममता बनर्जी का कोई स्टेक नहीं बचता। कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ पर उनका रत्ती भर भी स्टेक हो। कहीं इक्का दुक्का थोड़े बहुत वोट अगर कम्युनिटी के हिसाब से मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज वो कहीं लड़ते हुए भी, कंटेस्ट करते हुए भी दिखाई नहीं देते। पूर्वोत्तर में कुछ राज्य हैं जहाँ पर उनका थोड़ा सा स्टेक है, त्रिपुरा ले लीजिए या फिर असम में कुछ जगहों पे, अदरवाइज वो कहीं भी कोई ऐसा मेजर स्टेक रखती नहीं। उनका साफ साफ मानना है साहब, अपना बंगाल भला, और दिल्ली की पॉलिटिक्स जब करनी होगी तब की तब सोचेंगे। बाहर से समर्थन देकर के कम से कम बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का अगर कोई मौका ऐसा आता है तो आई एम हैप्पीली रेडी। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है उनको कि वो समर्थन दे देंगी, लेकिन बाहर से देंगी ताकि कांग्रेस को वो एज नहीं मिले जो उसको बंगाल में मिल सकता है। क्योंकि पिछले चुनाव में था कांग्रेस CPM वाला जो फैक्टर था, कुछ सीटें ऐसी थी जहां पे बहुत मामूली सा अंतर रहा, जिसका बेनिफिट BJP और TMC और 2 जगहों पर कांग्रेस को भी मिला, और वो एक वजह रही है। बात को भी नहीं बुलाया जा सकता है, झुटलाया नहीं जा सकता कि TMC भी कांग्रेस की कोख से ही पैदा हुई है, और खुद ममता बनर्जी भी कांग्रेस में थी, और उनकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं मिलती जुलती कांग्रेस से है। इस बात को भी नहीं जुटलाया जा सकता। तो जो उन्होंने क्या कहते हैं, जैसे कि प्यारी सी कन्फ्यूजन मान के चल रहे हैं, समर्थन देने का जो वादा किया है उसके पीछे यही 2 बातें मैं समझ पाता हूं, क्योंकि वो मूलतः कांग्रेसी हैं और TMC का जन्म भी। पर मैं इसे एक तरीके से और देख रहा हूँ, BJP बार बार पूछ रही है कि ये जो INDIA गठबंधन है, उनमें से बताएं तो फेस कौन है? अगर आप लोग सत्ता में आ जाते हैं तो फिर आपका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? एक चेहरा कम हो गया इस स्टेटमेंट के बाद, एक चेहरा, हाँ बिल्कुल, एक चेहरा कम हो गया। अब बाकी चेहरों को लेकर सवाल पूछा जा सकता है कि तेजस्वी, अखिलेश, राहुल गांधी। एक चीज़ और है, अगर कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो ये बाहर के समर्थन की तो आज की बात है, कल को अगर कोई बोले कि ममता बनर्जी जी आपको हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, ये ऐसा हो चुका है ज्योति बसु के साथ, आपको पता है, जब उन बिल्कुल थाली में सजा हुआ उनको सब कुछ मिला था, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। ममता बनर्जी से चूक जाए ऐसा होगा नहीं। ममता बनर्जी को अगर कोई मौका मिलता है वो कहती हैं कि अगर हमें बनाया जाता, आपको बनाया जाता और आप प्रधानमंत्री का चेहरा बने, तो वो इस मौके को नहीं चूकेंगी। वो बड़ी मंजी दौड़ में है, अभी भी दौड़ में है। ठीक है, कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, किस पर बात कर ले। 4th फेज की वोटिंग में कुछ स्टेट्स के आंकड़े बहुत शानदार हैं, खासकर वेस्ट बंगाल की और जम्मू कश्मीर के। अमित शाह ने POK भारत का है और हम उसे लेकर रहेंगे कहा है। इस पर हालांकि थोड़ी बहुत चर्चाएं हम 2 दिन से कर ही रहे हैं। और वाराणसी से 33 लोगों का पर्चा खारिज हुआ है, किस पर थोड़ी सी बात कर ली जाए पहले? वाराणसी 33 लोगों का पर्चा खारिज हुआ है। 33 लोगों का पर्चा खारिज होना, आप सोचिए। और सबसे पहले तो मैं इस बात को लेकर के उत्सुक हूँ, इतने सारे लोग वाराणसी चुनाव लड़ना चाहते हैं। सोचिए कितने लोग लड़ना चाहते हैं चुनाव। सब चाहते हैं कि एक बार वो फोटो संभाल के रख लें कि मैंने एक बार। तो वो हैं जो खारिज हुए हैं, जो बच गए हैं। देखिए, कुल मिलाकर कितने लोगों के मन में इच्छा थी कि साहब एक बार उस EVM का बस मैं फोटो खींच लूं कि इसके अंदर मैं चुनाव लड़ा था फला मोदी जी के खिलाफ फला साल में, और वही उनके लिए एक बड़ी चीज़ हो जाएगी। वाराणसी में चुनाव लड़ने का मुझे नहीं लगता अब किसी को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आउटराइट विक्ट्री है वाराणसी से। हाँ, आप कितना अंतर कम कोई कर सकता है ये बात है, पर कई लोग हैं, 33 लोगों का पर्चा खारिज होने की सुर्खियां बटोरना, पर्चा खारिज होने के पीछे का कारण क्या है?
ये बड़े मज़ेदार है। अभी इनफॉर्मल टॉक्स में आपसे जब मेरी बात हो रही थी, अभी मुझे बताया गया कि जो श्याम रंगीला हैं उनका पर्चा खारिज होने के पीछे की वजह है कि उन्होंने शपथ नहीं ली। हाँ, ये ऐसा श्याम रंगीला का कहना है कि मुझे बताया नहीं। मुझे बताया नहीं गया, शपथ नहीं ली। अरे साहब, अगर ऐसा कुछ था तो ये तो बताया भी जा सकता था, या फिर प्रोसीजरल लैप्सेस किन किन लोगों के साथ में क्या क्या रहे हैं, फॉर्म में क्या क्या कमियां, ये जब सामने आएगा तब मजा आएगा कि 33 पर्चे खारिज होने के पीछे का कारण क्या रहा। लेकिन धुर विरोधियों के पर्चे खारिज होते हैं। मुझे बहुत अच्छे से याद है, आपको याद है फौज में एक शख्स, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ, पोस्ट भी भूल रहा हूँ, लेकिन उसका वीडियो बड़ा वायरल हुआ था कि भाई खाना तो हमें दिल्ली से बहुत अच्छा भेजा जाता है, लेकिन देखिए हम तक आते आते ये खाना किस रूप में हमारे पास पहुँच रहा है। और फिर उसने अपने रिटायरमेंट के बाद वाराणसी से पर्चा भरा था और वो पर्चा खारिज हो गया था। इस बार श्याम रंगीला धुर विरोधी, मैं भाई गजब का कोइंसिडेंस है अगर है तो। देखो, धुर विरोधी कह सकते हैं, और मैं जो कह रहा था सुर्खियों से आगे की सुर्खियां। श्याम रंगीला जो आज चर्चित हैं पूरे देश में, वो केवल मोदी जी की वजह से, क्योंकि मोदी जी की आवाज़ वो निकाल लेते हैं और मोदी जी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा। और ये एक जैसा कि मेमोरी तैयार करने की स्थिति है कि भाई 33 लोगों को पर्चा खारिज हुआ, आने वाले समय में जब बताया करेंगे कि हमने नरेंद्र मोदी के खिलाफ, जो प्रधानमंत्री थे उनके खिलाफ हमने चुनाव लड़ा था, लेकिन उनकी ये थी और वो थी, हमारा पर्चा खारिज करवा दिया गया। 33 लोगों में वोट बटने की जो अंश मात्र भी गुंजाइश होती है वो लगभग खत्म हो जाती है। है ना, राजस्व को बहुत बड़ा लॉस है। आप सोचिए कितनी जमानतें जब्त होती हैं, कितना फायदा हो सकता था। ये ऐसे पर्चे खारिज नहीं होनी चाहिए। बेहतर है सरकारी खाते में धन आए, ऐसे लोग जो इच्छा लगते हैं। के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि वो चलते चलते ये गाना गा सकते हैं कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। मतलब आप देखिए किस तरह से उनका नॉमिनेशन होता है और किस तरह से उनका नॉमिनेशन खारिज होता है। नहीं, लास्टली लेकिन मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, इसलिए 1 मिनट के लिए इस कार्यक्रम को थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा। जम्मू कश्मीर में 37.98% ही वोटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा बड़ा क्लैश भी तो नहीं है। आप देखिए, आप इसको जम्मू से थोड़ा सा अलग, खुशहाली पर मोहर। आपने कोई रॉइट्स होते हुए भी नहीं देखे, आपने कोई विरोध होता हुआ भी नहीं देखा। मैंने हमेशा देखा जम्मू कश्मीर का जो टर्नआउट है वो हमेशा से कम ही रहा है। 50% के लगभग ही टर्नआउट रहता है, और लोकसभा चुनाव में तो अक्सर हम देखते हैं हर जगह टर्नआउट कम रहता है। मैं ऐसे लोकतंत्र की जीत मानता हूँ। हो सकता है कुछ मौसम का भी विषय हो, और लोगों को चूँकि वोटिंग में इस बार बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं हो, विधानसभा चुनाव में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, तो जब विधानसभा चुनाव होंगे तब आपको ये पोलिंग परसेंटेज ज़्यादा जाता या क्या नहीं तो क्या पीओके वाला फैक्टर भी, या पीओके पर ताज़ा अनाउंसमेंट भी? पीओके पे तो ताज़ा अनाउंसमेंट, मुझे लगता है ये बीजेपी की बहुत बड़ी चूक थी, बड़े देर कर दी हुजूर। लेकिन हाँ, नहीं तो फिर ये बढ़ जाता, बढ़ता नहीं बढ़ता क्या, या कम उस कारण हो गया? नहीं, उसका नहीं। ये इन दोनों विषयों को जोड़ना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। इसके कई कारण हैं। विधानसभाओं का भी चुनाव देखें तो जम्मू कश्मीर का जो मतदान प्रतिशत है इतना ज़्यादा नहीं रहता जितना ही अन्य राज्यों में रहता है। वहाँ की बसावट के हिसाब से जो मतदान केंद्रों की जो संख्या है, वो हो सकता है कि वहाँ का जिला प्रशासन पूरी तरह से नहीं बना पाया हो, मतदाता पहुँच नहीं पाए हों, ऐसी भी परिस्थिति आती है। दूसरा नंबर क्या है, जम्मू में मतदान प्रतिशत ज़्यादा रहता है, कश्मीर में कम रहता है। तो अगर जम्मू का मतदान देखें तो केवल जम्मू का देखें तो वहाँ का मतदान प्रतिशत जरूर बढ़ा होगा, कश्मीर का वहीं रहा होगा जो लेवल रहता आया है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये था आज का सुर्खियों से आगे। नमस्कार।